सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कवर करेंगे 50 क्वेश्चंस जीके जीएस के, जो कि आज के शानदार सेशन में हम लोग फुल रिवीजन करेंगे। 50 क्वेश्चंस का सेट आज के शानदार सेशन में हम लोग कवर करेंगे, जो कि रेलवे की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट और सफिशिएंट वीडियो है। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनेगा कि हिंदुकुश पर्वत किस देश में स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में स्थित है। ये प्रीवियस क्वेश्चंस मैं आपको कवर करा रहा हूँ। तो यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत किस देश में स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। ये रेलवे के एग्जाम में पूछ चुका है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन से जो है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब हिंदुकुश पर्वत के बारे में जो भी जानकारी होगी, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, मैं आपको फुल रिवीजन कराऊंगा। तो यहाँ पे आप जब मैप देखेंगे कि हिंदुकुश पहाड़ियाँ, हिंदुकुश पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो ये रहा हिंदुकुश पर्वत। ये कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में भी है। ठीक है, तो हिंदुकुश पर्वत आप लोग समझ गए कि पाकिस्तान में है। और अब हिंदुकुश पर्वत इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों था, क्यों इतना ज़्यादा चर्चा में, क्यों एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप ये देखिए कि हिंदुकुश का अर्थ क्या होता है। तो हिंदुकुश का अर्थ होता है हिंदू किलर, यानी कि हिंदुओं को मारना। अब ऐसा क्यों, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि एक चोटी है सबसे ऊंची हिंदुकुश पर्वत की, उसका नाम क्या है, तरिच मीर सबसे ऊंची चोटी है हिंदुकुश पर्वत की। तो एग्जाम में पूछा जाएगा। अब जब हिंदुकुश पर्वत पूछा जा चुका है तो उसकी चोटी पूछी जा सकती है। ठीक है, अब आपको हिस्ट्री काल में ले चलता हूं। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हिस्ट्री काल के समय जो आक्रमणकारी थे वो भारत पर जब आक्रमण करते थे तो इसी के रास्ते लोगों को बंदी बनाकर ले जाते थे, इसी के रास्ते। अब इन पहाड़ों में इतनी ज़्यादा ठंड होती थी और इतनी ज़्यादा ऊंचाइयाँ होती थी जिससे कि लोगों की मौत हो जाती थी। तो इस वजह से इसे हिंदू किलर कहा जाता है। अब ऐसा क्यों, तो जो एक आक्रमणकारी हुआ जिसका नाम इसी पहाड़ियों से आता था, महमूद गजनवी। आप लोगों ने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो महमूद गजनवी ने इसी हिंदुकुश पहाड़ियों से भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार, 17 बार आक्रमण किया और हजारों मंदिरों तथा तीर्थों को तहस नहस कर डाला। ठीक है, तब जो महमूद गजनवी है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में चर्चा में बताता हूँ। अब यहाँ पे जो हिंदुकुश पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा देखो ठंड होती थी, इतनी ज़्यादा बर्फ गिरती थी कि जब महमूद गजनवी आक्रमण करने आया भारत में, जब भारत के लोगों को बंदी बनाकर ले जाता था तो यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड होती थी जिससे कि लोग खत्म हो जाते थे, आधे लोग तो मर ही जाते थे। तो इसका मतलब हिंदू किलर इस वजह से हिंदुकुश पहाड़ियों को कहा जाता है। ठीक है, हिंदुकुश का मतलब हिंदू किलर है, ऐसे इतिहासकारों ने बताया है। मैं आपको महमूद गजनवी के बारे में डिटेल में कहानी बताता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ वही पॉइंट आपको बताऊंगा। तो प्राचीन भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया था और ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की था, ये आपको याद रखना है। और इसने 17 बार आक्रमण किया, लेकिन कब से किया, तो 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। यानी कि इसने मुख्य रूप से अमीर और धनी शहरों और मथुरा, द्वारका जैसे मंदिरों पर ध्यान केंद्रित किया, ताकि गजनी, जो कि वर्तमान अफगानिस्तान में है, ये अपनी राजधानी बनाने के लिए धन को इकट्ठा कर सके। तो इसका मकसद ये था। तो इसने जब 17 बार भारत में आक्रमण किया तो लूट पाट करके ले गया। अब वहाँ के जितने भी अच्छे मंदिर थे, जो भी मंदिर थे बड़े बड़े अच्छे हिंदुओं का, तो उन मंदिरों को इसने विध्वंस कर डाला। इस वजह से इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद इसने जब भारत पर आक्रमण किया, और सबसे बड़ा आक्रमण और अंतिम आक्रमण कौन सा था, तो उसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था, जो कि वहाँ के जितने भी मंदिर थे, मठ थे, तीर्थ थे, सबको इसने विध्वंस कर डाला। तो इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। तो ये रही इसकी कहानी। अब इसके साथ भारत कौन आया था, कौन सा ऐसा विद्वान था जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, तो अल बरूनी जो है वो
महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम किताब उल हिंद, किताब उल हिंद की पुस्तक भी लिखी है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना कि किताब उल हिंद की रचना किसने की है? अल बर्नी। और अल बर्नी जो है महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। और फिरदौसी भी इसके दरबारी का विद्वान था, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे फोटो के जरिए आप देखिए तो और आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। यानी कि इसने 17 बार आक्रमण किया था भारत में, बार आक्रमण किया। अब यहाँ पे ये फोटो देखिए कि इसने अंतिम जो आक्रमण किया था वो सोमनाथ मंदिर पर 1025 में आक्रमण किया था। और इसने जितने भी मंदिर थे सबको इसने विध्वंस कर डाला, ध्वस्त कर डाला। तो इसे मूर्ति भंजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक कहा जाता है। तो इसने मंदिरों, तीर्थों को नष्ट कर डाला। तो चलिए, ये तो रही महमूद गजनवी की कहानी। इसके बाद इसी हिंदू कुश पहाड़ियों के रास्ते से एक भयंकर जलजला एक और सामने आता है जिसका नाम तैमूर लंग था। तो तैमूर लंग ने 1398 में उत्तर पश्चिम यानी कि दिल्ली समेत राज्यों में इसने वहां पर आक्रमण किया और वहां के हिस्सों और इलाकों को बर्बाद कर डाला। फिर इसके बाद तैमूर का जो मकसद था वो भारत और हिंदू धर्म को कुचलना, यानी कि वहाँ पे जो हिंदू धर्म चलता था, हिंदुओं को अपने इस्लाम में कबूल करना, यानी कि जो हिंदू धर्म था उसको नामो निशान मिटा देना और अपना इस्लाम धर्म को स्थापित कर देना। उसका मकसद ये था। इस्लाम धर्म कबूल करते थे तो उसको वो नहीं मारते थे, जो लोग इस्लाम धर्म कबूल नहीं करते थे तो उसको जान से मार देते थे, ठीक है। और इसका मकसद संपत्ति को लूटना और अपना इस्लाम धर्म को स्थापित कर देना, ठीक है। तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करके धन को लूटना और इसने अपना जो धर्म है इस्लाम धर्म अपना स्थापित कर देना। अब इमेज के जरिए आप देखिए कि इसने इस्लाम धर्म कबूल कराया हिंदुओं से। जो हिंदू लोग इस्लाम धर्म नहीं कबूल करते थे उनको ये मौत के घात उतार देते थे। अब जो लोग यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से ये नीचे का झुके हुए हैं, जबरदस्ती ये लोग इस्लाम धर्म कबूल करवाते थे। धर्म कबूल करते थे उनको नहीं मारता था और जो लोग इस्लाम धर्म नहीं कबूल करते थे तो उनको वही खत्म कर देता था। तो ये इसकी कहानी रही तैमूर लंग की। और इसने कहाँ कहाँ पर इसने आक्रमण किया, यानी कि आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे होंगे कि तैमूर लंग ने कहाँ कहाँ पर आक्रमण किया था। तो जैसे आपका यहाँ पे तो कासगढ़ हो गया और समरकंद हो गया, केस हो गया, काबुल हो गया, कंधार हो गया, मुल्तान हो गया, दिल्ली जैसे इलाकों में ये इसने आक्रमण किया और आक्रमण करके धन को इकट्ठा लूट पाट करके और जो इलाके थे, जो घर थे, वो सबको नष्ट कर डाला और उसने इस्लाम तो धर्म स्थापित कर दिया। बाकी इसके बाद ये तो रही इसकी कहानी। अब इसके बाद बात आती है बाबर की, और इसी के वंशज था बाबर, जो कि इसी पहाड़ियों से यानी कि हिंदू कुश पहाड़ियों से ये आया भारत पर और इसने आक्रमण किया भारत में और अपना मुगल साम्राज्य को स्थापित कर दिया। तो जब ये इसने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन जब इसने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? तो इब्राहिम लोदी बैठा था। कौन बैठा था? इब्राहिम लोदी बैठा था। तो इब्राहिम लोदी को इसने मार गिराया और अपना मुगल साम्राज्य स्थापित कर डाला। अब जो बाबर के से रिलेटेड एग्जाम में जो भी पूछा जाता है सिर्फ वही जानकारी मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। यानी कि पिता की अगर हम लोग बात करें तो बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा था और पिता की तरफ से पांचवा वंशज था, लेकिन तैमूरी वंशज था, पांचवा तैमूरी वंशज था, ठीक है। अब माता का नाम क्या था? इनकी कुतलुग निगार खां माता का नाम था और माता की तरफ से ये 14वां वंशज था, चंगेजी 14वां वंशज था, चंगेजी 14वां वंशज था। तो ये आपको याद रखना। जब इसने भारत पर आक्रमण किया तब उस समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर इब्राहिम लोदी था। तो इसने इब्राहिम लोदी से जो पहला युद्ध लड़ा, पानीपत का युद्ध लड़ा था, इसने पानीपत का युद्ध पहला युद्ध लड़ा था। तो इसने पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा था और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, लेकिन इसमें बाबर जीत गया था, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा युद्ध इसने कब लड़ा? तो दूसरा युद्ध इसने 1527 ईस्वी में लगा, 1527 ईस्वी में लड़ा, लेकिन उस युद्ध का नाम क्या था? तो खानवा का युद्ध था। अब इसमें खानवा के युद्ध में बाबर और
राणा सांगा के बीच हुआ। राणा सांगा के बीच ये युद्ध लड़ा गया, लेकिन इसमें बाबर की जीत हो गई। राणा सांगा को मार गिराया इसने। और इसने तीसरा युद्ध लड़ा 1528 में, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध इसमें मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, तो इसमें भी बाबर जीत गया। जो मेदिनी राय था वो राणा सांगा का भाई था, तब राणा सांगा का बदला लेने के लिए इसने ये चंदेरी का युद्ध लड़ा। अब इसके बाद चौथा युद्ध इसने लड़ा 1529 में। ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये घग्गर नदी के किनारे लड़ा गया था, घग्गर का युद्ध। तो ये किनके किनके बीच लड़ा था? तो अफगान की संयुक्त सेना एक तरफ थी और एक तरफ बाबर था, तो इन दोनों के बीच हुआ। अब इसमें बाबर जीत गया, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में इसकी 1530 में मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई यानी कि यहाँ से साफ जाहिर होता है कि बाबर ने आज तक कोई युद्ध नहीं हारा, जीतता चला गया। फिर आखिर में इसकी मृत्यु हो गई 1530 में। तो ये आपको याद रखना, सिर्फ इतना ही एग्जाम में बाबर से रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी पाया जाता है आंवला में। विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उगादि उत्सव किन राज्यों में मनाया जाता है? तो उगादि उत्सव किन राज्यों में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सभी राज्यों में जो है उगादि उत्सव मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि मणिपुर नृत्य किस देवता से संबंधित है? तो मणिपुर नृत्य किस देवता से संबंधित है? तो ये श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा C3H8। C3H8 ये प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइज 24H2O ये किसका सूत्र होता है? ये फिटकरी का सूत्र होता है और ये नमक का सूत्र होता है, आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंडित दीनदयाल बंदरगाह। पंडित दीनदयाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका नाम पंडित दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, कांडला बंदरगाह को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन से विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ब्रिक्स में कौन से देश शामिल है? तो ब्राजील, रसिया, भारत, ये सभी, यानी कि बी से हो गया ब्राज़ील, आर से हो गया रसिया, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना, ठीक है, और एस से हो गया साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, आपको याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सिक्किम और चीन को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नौथला दर्रा। नौथला दर्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सिक्किम और चीन को जोड़ने वाला ये दर्रा है नौथला दर्रा। अब यहाँ पे अगर हम लोग खैबर दर्रे की बात करें तो खैबर दर्रे से आर रहे थे और आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। तो ये भी आपको याद रखना। और आर का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ व कुलीन होता है, ये भी आपको याद रखना साथ ही साथ। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वसा का पाचन कहाँ पर होता है? तो वसा का पाचन कहाँ पर होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि फैट यानी कि वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो ये इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है।
किस नदी पर? गंगा नदी पर। तो ये भी आपको याद रखना, रिवर सिस्टम भी आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे जितने भी प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या हैं ये मैंने लिस्ट के फॉर्मेट में लगा दिया है। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा हुआ है। तो वहाँ से जाकर इस PDF को ज़रूर आप लोग रिवीजन करिएगा। देखो जो SSC का जो पैटर्न है वो अलग है और रेलवे का जो पैटर्न है GS का वो अलग है। इसमें मैं आपको SSC के क्वेश्चंस नहीं कवर कराऊंगा, इसमें मैं आपको वही कवर कराऊंगा जो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग जलमार्ग संख्या 2 की बात करें तो रिवर सिस्टम की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी है, और ये किनके बीच है? तो सादिया और धुबरी के बीच है। इसकी अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक है? तो 891 इसकी लंबाई है, और ये राज्य की बात करें तो असम में है। ठीक है, एस्टैब्लिश कब किया गया था? 1988 में से एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब जलमार्ग संख्या 3 की बात करें तो ये कोट्टापुरम कोलंग में है। ठीक है, और 205 किलोमीटर तक है, और ये राज्य की अगर हम लोग बात करें केरल राज्य में है। 1993 में से एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये सभी जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए आपके, ये लिस्ट के फॉर्मेट में आप एक बार इसे रिवीजन जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? तो पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? गुलाम वंश की स्थापना की थी। और गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और रजिया सुल्तान की बात करें तो एकमात्र महिला शासका सिर्फ रजिया सुल्तान थी, जो कि भारत पर इसने शासन किया था। वैसे ज़्यादा दिनों तक इसने शासन नहीं किया था, 1-2 साल के बाद ये ऊपर चली गई थी। महमूद गजनवी की बात करें तो अभी हम लोगों ने महमूद गजनवी का जिक्र किया। ठीक है, हिंदू कुश पहाड़ियों से ये आया और तो भारत पर इसने आक्रमण किया, भारत को लूटा, और जो मंदिर थे, तीर्थ थे, इनको इसने विध्वंस कर डाला। तो इसे मूर्ति भंजक कहा जाता है। ठीक है, और इसने 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को इसने ध्वस्त किया था। तो ये आपको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बंग भंग आंदोलन से संबंधित है स्वदेशी आंदोलन। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है कि ISP का पूरा नाम क्या है? तो ISP का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि बी ऑप्शन से इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि जनरल माइकल ओ डायर की हत्या 13 मार्च 1940 में किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने की थी। किसने की थी? ऊधम सिंह ने की थी। 13 मार्च 1940 में इसने जनरल ओ डायर की हत्या की थी ऊधम सिंह ने। तो ऊधम सिंह का आप लोग नाम याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि राइट ऑफ लाइफ यानी कि जीवन जीने का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आर्टिकल 21 में आता है। आर्टिकल 19 की अगर हम लोग बात करें तो घूमने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, तो ये आर्टिकल 19 में आता है। ठीक है, आपको याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि विवेकानंद स्मारक शिला कहाँ पर स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक शिला कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये कन्याकुमारी में स्थित है। कन्याकुमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विवेकानंद स्मारक शिला कन्याकुमारी में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में पहला पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो गोविंद बिहारी लाल को प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब पुलित्जर पुरस्कार की बात है तो इसकी शुरुआत 1907 में की गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना हंगरी मूल के अमेरिकी जोसेफ पुलित्जर ने की थी। और ये जो पुरस्कार है ये 15
पत्रकारिता श्रेणियों और 8 कला श्रेणियों में दिया जाता है। और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाने वाला प्रित्जर पुरस्कार साहित्य, पत्रकारिता, पत्रिका, संगीत के क्षेत्र के योगदान के लिए ये दिया जाता है। अब यहाँ पे 2024 का भी हम लोग जो प्रित्जर पुरस्कार है किसे दिया गया है वो मैंने लिस्ट भी लगा रखी है। और ये किस नंबर का है, तो 108वें नंबर का ये पुरस्कार 2024 में दिया गया है। और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 7 मई 2024 को प्रित्जर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर दी थी। तो यहाँ पे देखो ये किस कैटेगरी में किसको ये अवार्ड दिया गया है, प्रित्जर पुरस्कार। तो यहाँ पे देख लीजिए कि लोक सेवा में अगर हम लोग बात करें कैटेगरी में, तो प्रो पब्लिका कैलिफोर्निया में एक गैर लाभकारी खोजी पत्रकार संस्था है। यह पुरस्कार इसके लिए पत्रकारों जोशुआ कैपलान, जस्टिन इलियट, ब्रेट मर्फी, एलेक्स मिर्जेक्सी और बर्टिन के खोजी रिपोर्टिंग के लिए दिया गया था। तो ये लिस्ट आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। खोजी रिपोर्टिंग के क्षेत्र में द न्यूज़ टाइम्स की हन्ना ड्रेसर के लिए पुरस्कार के लिए इनको चुना गया था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में अगर हम लोग बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की पूरी स्टाफ को दिया गया था। इस वजह से दिया गया था कि 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में हमास हमला जो हुआ था और इजराइल की खुफिया विफलताओं और गाज़ा में इजरायली सेना का जो प्रतिक्रिया हुआ था, जो हमले हुए थे, तो उन हमलों तक हम लोगों तक जो न्यूज़ फैला रहे थे, जो न्यूज़ बता रहे थे, तो उनकी कैटेगरी में उनके लिए, उनके योगदान के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के क्षेत्र में न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की पूरी स्टाफ को ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, प्रित्जर पुरस्कार। तो ये आपको याद रखना। अब इसके बाद अब देखो ये आप लोग लिस्ट याद रख लेना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको कवर कराने हैं। अब देखो नाटक, अब देखो यहाँ पे पुस्तक, नाटक और संगीत के क्षेत्र में किसको किसको दिया गया है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लिस्ट मैंने पूरी दे दी है, ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी है जो आपसे मिस हो जाए। और अगला है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नल ली ने किया था। अब हो सकता है कि WWW का फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है, तो आपको याद रखना है। यानी कि टिम बर्नल ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था और इसका पूरा नाम क्या है, WW का, तो वर्ल्ड वाइड वेब है। और उन्होंने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। उसके बाद टिम बर्नल ली को 2004 में क्वीन एलिजाबेथ द्वारा नाइट की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। अगला है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल 1974 में रॉबर्ट ई कान और विंट सर्प के द्वारा पेश किया गया था। ये भी एक्स्ट्रा जानकारी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 अगस्त को मनाया जाता है अक्षय ऊर्जा दिवस। तो यहाँ पर डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज है। शतरंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था, तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार की अगर हम लोग बात करें तो मार्टिन कूपर ने किया था। मार्टिन कूपर ने किया था। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने लिस्ट भी लगा रखी है कि कौन से किसने आविष्कार किया था। तो मार्टिन कूपर ने मोबाइल का और विलियस कैरियर ने ये एयर कंडीशनिंग का आविष्कार किया था। और चार्ल्स एच टाउन्स ने लेज़र का आविष्कार किया था। और जॉन नेपियर ने लघु गणक का आविष्कार किया था। तो इम्पोर्टेंट जानकारी आपको याद रखना है। अगला है कि एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है, तो एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये श्रीलंका में स्थित है। कहाँ स्थित है, श्रीलंका में स्थित है। तो श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलिफेंटा दर्रा जो है वो श्रीलंका में स्थित है। क्वेश्चन बनेगा कि आर्यों की भाषा क्या थी, तो आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत बोलते थे, संस्कृत इनकी भाषा थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शंस क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और आर्य का मतलब क्या होता है, कुलीन व श्रेष्ठ होता है आर्य का मतलब, ठीक है, श्रेष्ठ होता है, याद रखना।
चलिए इसके बाद अगला है कि एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है। तो एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि डीएनए का परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो डॉक्टर एलिस जेफ्रिस के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे अगर हम लोग ल्यूवेनहॉक की बात करें तो इसने किसकी खोज की थी, तो इसने सूक्ष्म जीव विज्ञान की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक की अगर हम लोग बात करें तो इसने कोशिका विज्ञान की खोज की थी, ठीक है। और कैवेंडिश की अगर हम लोग बात करें तो इसने हाइड्रोजन की खोज की थी, ठीक है, हाइड्रोजन की खोज की थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका विज्ञान की खोज और सूक्ष्म जीव की खोज, ल्यूवेनहॉक ने हाइड्रोजन की खोज, कैवेंडिश ने की थी। चलिए इसके बाद अगला है कि न्यूमिस्मैटिक किसके अध्ययन को कहा जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पीसी कल्चर की अगर हम लोग बात करें तो मत्स्य पालन को कहा जाता है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहा जाता है, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहा जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अब ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। दूसरा कथन कह रहा है कि गुणसूत्रों का नामकरण W वाल्डेयर ने दिया था। तीसरा है कि ये केंद्रक में धागों की तरह पड़े होते हैं। चौथा है कि मटर में गुणसूत्रों की संख्या 21 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, बिल्कुल सही है। और गुणसूत्रों का जो नामकरण किया था W वाल्डेयर ने किया था। केंद्रक धागे में पड़े रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मटर में गुणसूत्रों की संख्या 21 नहीं होती है। तो 21 अगर नहीं होती है तो मटर में कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो 14 होती है, यानी कि 14 होती है। यानी कि चौथा वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी 1, 2, 3 सही हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3 कहाँ है, ए ऑप्शंस में है। सिर्फ कथन 1, 2 और 3 सही है। तो यानी कि ए ऑप्शंस विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिस्ट भी लगा रखी है। इस जीव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो अमीबा में अगर हम लोग बात करें तो 250 और एस्केरिस मेगासिफिलस में 190 होता है, 90 गुणसूत्रों की संख्या होती है। मटर में 14 होती है, मक्का में 20 होती है, गेहूं में 42 होती है, आलू में 48 होती है गुणसूत्रों की संख्या, मेढक में 26 होती है, खरगोश की अगर हम लोग बात करें तो 44 होती है, ठीक है। कबूतर की अगर हम लोग बात करें तो 80 होती है। और मच्छर में अगर हम लोग बात करें तो 6 होती है। टमाटर में 24 गुणसूत्रों की संख्या होती है। प्याज में 16 होते हैं, नींबू में 18, 36 होते हैं, मानव में 46 होते हैं, ठीक है। तो ये सभी गुणसूत्रों की संख्या आपको याद रखना है। गोरिल्ला में कितने होते हैं, 48, चिंपैंजी में 48, चूहा में 40, घोड़ा में 64, कुत्ता में 78, घरेलू मक्खी में 12, बिल्ली में 38, मधुमक्खी में 32, एक्सरिस में 2 होते हैं, ठीक है। और तंबाकू में 1300 से लेकर 1600 तक होते हैं, ठीक है। सेब में 22 होता है। अब यहाँ पे गुणसूत्रों का अगर हम लोग बात करें रासायनिक संगठन, तो गुणसूत्रों में डीएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं। यानी कि प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हिस्टोन, एक तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब डीएनए के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और प्रत्येक जीव का शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। डीएनए जीवों की प्रत्येक कोशिका में मौजूद एक जैविक इकाई है और जीव के गुणों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है ये, ठीक है। और डीएनए क्रोमोसोम्स के रूप में हमारे शरीर में मौजूद रहता है, जिनमें जेनेटिक्स और बेसिक यूनिट होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये ट्रांसफ़र और स्थानांतरित करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि जन्म से पूर्व बच्चा जो है माता पिता दोनों से डीएनए प्राप्त करता है, आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, हम अपने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में
केवल अपनी माँ से प्राप्त करते हैं, पिता से नहीं प्राप्त करते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए सेल के नाभिकी के बाहर स्थित होते हैं, ये भी आपको याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है, अब ये स्टेटमेंट दे दिया है कि गरीबी के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि गरीबी का सबसे पहला आकलन दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब गरीबी और भारत में ब्रिटिश शासन में की थी, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि उन्होंने 1867-68 की कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 16 रुपये से लेकर 35 रुपये तक की गरीबी रेखा को तैयार किया था। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो उपर्युक्त दोनों इसके स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद अगला है कि काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसके द्वारा की गई थी। तो अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र द्वारा और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा की गई थी। यानी कि काकोरी ट्रेन एक्शन एक ट्रेन डकैती थी। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें कौन कौन शामिल था? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहरी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल और बनवारी लाल, तो ये सभी शामिल थे। अगला है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा C6H12O6। तो यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बाद ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज प्रचुर मात्रा में मोनोसेकेराइड है, एक कार्बोहाइड्रेट उपश्रेणी है। ग्लूकोज मुख्य रूप से पौधों और अधिकांश शैवाल द्वारा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग करके बनाया जाता है। और ग्लूकोज का उपयोग पौधों द्वारा सेलुलोज बनाने के लिए किया जाता है। और दुनिया में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कोशिका भित्ति में उपयोग के लिए और सभी जीवित जीवों द्वारा एडेनोसिन यानी कि ट्राइफॉस्फेट एटीपी बनाने के लिए जिसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा के रूप में किया जाता है। तो ये ग्लूकोज के बारे में आप लोग याद रखना। इसके बाद सुक्रोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C12H22O11 होता है। C6H10O5 तो डाइथाइल पायरोकार्बोनेट का होता है। C6H6O6 ये बेंजीन हेक्सोल का होता है। तो ये आपको याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि कौन सी सर्वाधिक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, आपको याद रखना। और गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। चलिए अब यहाँ पे लिस्ट लगा रखिए कि गुलाम वंश के शासकों का क्रम क्या है। तो गुलाम वंश का जो पहला शासक था तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक इसने शासन किया। इसके बाद आराम शाह आता है, इल्तुतमिश आता है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह आता है, रजिया सुल्तान आती है, फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह आता है, अलाउद्दीन मसूद शाह आता है, नसरुद्दीन महमूद आता है। तो ये सभी गुलाम वंश के शासकों का क्रम है। अगला है कि भारतीय रेल डीजल के इंजनों का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस शहर में होता है? तो वाराणसी में होता है। वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद अगला है कि देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो शरत चंद्र चटर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद मुल्कराज आनंद की बात करें तो इनकी कौन कौन सी पुस्तक है? तो रविंद्रनाथ की पुस्तक आप लोग याद रखना गीतांजलि है, गोदान प्रेमचंद्र की है, मुल्कराज आनंद की अनटचेबल है, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की देवदास है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि डोगरी भाषा किस राज्य के लोगों के द्वारा बोली जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर के लोग डोगरी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था?
तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे अपॉइंट किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा मलिक जानी को। मलिक जानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ फोरियर ने। जोसेफ फोरियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच एक विवाद है। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कावेरी जल विवाद कर्नाटक तमिलनाडु के बीच एक जल विवाद है। इस विवाद की जड़ें 1892 और 1924 में मद्रास प्रेसिडेंस और मैसूर रियासत के बीच दो समझौते में हुआ था। 1892 में ब्रिटिश सरकार ने मैसूर जो कि वर्तमान अब कर्नाटक है और मद्रास जो कि तमिलनाडु है, तो शासकों के साथ एक समझौता किया गया था। इस समझौते के तहत दो राज्यों के बीच कावेरी नदी का पानी आवंटित किया गया था। यानी कि 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी और किंगडम ऑफ मैसूर के बीच एक समझौता हुआ था। जल विवाद को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने साल 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था। तो इम्पोर्टेंट जानकारी है, याद रखना। अब कावेरी जल विवाद कहाँ पर है, तो ये कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भी आप लोग याद रखना, ये है कावेरी नदी। ठीक है, ये कर्नाटक हो गया और ये हो गया तमिलनाडु, इन दोनों के बीच विवादित है। अगला है कि एल्कोहल में क्या होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इत्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एस्टर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, एस्टर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन अणु होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 6 होते हैं। 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका आणविक सूत्र क्या है, तो C6H12O6। ठीक है, अब हाइड्रोजन में अगर हम लोग बात करें तो 12 होते हैं, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 होते हैं, कार्बन में भी 6 होते हैं। तो आपको याद रखना। अगला है कि टैक्सिकोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है, तो टैक्सिकोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है, तो जहर के अध्ययन को कहा जाता है, विष के अध्ययन को कहा जाता है। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब पेट्रोलॉजी चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है, पेट्रोलॉजी चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद न्यूरो एनाटॉमी मानव के मस्तिष्क की संरचना के अध्ययन को कहा जाता है, और पैलिनोलॉजी पराग के अध्ययन को कहा जाता है, डर्मेटोलॉजी त्वचा के अध्ययन को कहा जाता है, हेप्टोलॉजी यकृत के अध्ययन को कहा जाता है, ओंकोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है, और नीथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है, तो कौन सा शब्द है जो कि केंद्रक में नहीं पाया जाता है, तो ये भैया राइबोसोम नहीं पाया जाता है, ये राइबोसोम नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन से जो है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र का पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है, जीन पाया जाता है। कोशिका की अगर हम लोग बात करें तो जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई भी कहते हैं, और 1965 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को काटकर सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा था और अनेक चैम्बर में दिखाई दिया था, तो इसे कोशिका नाम दे दिया था। और कॉर्क जो है कॉर्कस सब्बर ओक नामक वृक्ष से प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। अब ये है कॉर्क का पेड़, ठीक है, इससे कोशिका का नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अगर हम लोग कोशिका की बात करें, सेल की बात करें, तो देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है सेल में, केंद्रक में नहीं पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, और इसके बाद लाइसोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम जो छोटे छोटे आप यहाँ पे कण देख पा रहे होंगे जो चिपके हुए हैं इनमें, तो इनको राइबोसोम कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो लिक्विड भरा हुआ है, तो ये इसको जलीय द्रव कहा जाता है। यहाँ पे और केंद्रक के अंदर
तो क्रोमोटिन, न्यूक्लियस, ये सब आपको याद रखना, ठीक है। ये सेल का चित्र है, ठीक है, मानव सेल का चित्र है। अगला है कि किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम लोग बात करें तो यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है और इसकी खोज 1880 में कोलियर ने की थी। 1886 में रिचर्ड ऑल्टमैन ने इसका जो नाम था वो बायोप्लास्ट रखा था, लेकिन 1898 में कॉर्ड बेंडा ने इन अंगों का नाम बदलकर माइटोकॉन्ड्रिया कर दिया था, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का मतलब होता है धागे के समान दाने, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं क्योंकि ये ऊर्जा उत्पादन करता है। तो अगला है कि किस मदद से हमारे शरीर में हड्डियां जो हैं वो मांसपेशियों से जुड़ी होती हैं? तो टेंडन की मदद से इसे कंडारा भी कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आप इमेज देख पा रहेंगे कि यह टेंडन की वजह से जो है मांसपेशियों से हड्डियां जुड़ी रहती हैं। तो उम्मीद है जो कि आज का शानदार सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। अगर सेशन आपको बेहतरीन लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा स्टडी ग्रुप में, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आज की शानदार क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आप चैनल में पहली बार पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।